ओके, सो ट्वेल्थ स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स, ट्वेल्थ का इकोनॉमिक्स मोस्टली जो है दो कैटेगरी में डिवाइड होता है। एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो फर्स्ट चैप्टर जो हम करने वाले हैं, तो फर्स्ट चैप्टर में हम ये डिस्कस करने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन है। सो दिस इज इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है। नाउ माइक्रो का मतलब क्या होता है? सो माइक्रो का मीनिंग होता है स्मॉल और मैक्रो का मतलब होता है बिग, ठीक है, या फिर लार्ज। सो इकोनॉमिक्स में यूजुअली हम दो एस्पेक्ट्स में डील करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम ये डिस्कस करते हैं कि छोटे लेवल पे, बेसिक लेवल पे क्या इफेक्ट हो रहा है कोई चीज का, ठीक है। जैसे अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिस्कस करना है तो हम इंडिविजुअल इसको ज्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। जैसे एक इंडिविजुअल कस्टमर, उसका क्या बिहेवियर है, एक इंडिविजुअल फैमिली, उनका क्या बिहेवियर है, कोई प्रोडक्ट को लेके या फिर थियरी को लेके, या फिर एक कंपनी, उनका क्या थॉट है, वो कैसे काम करते हैं वो। मैक्रो में क्या होगा, हम बड़े स्केल की बात करते हैं, ऑल सिटीजन्स, ठीक है, या फिर ग्रुप ऑफ कस्टमर्स। एंड इसके अंदर हम ये नेशनल प्रॉब्लम जैसी चीजें भी डिस्कस कर सकते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, पॉवर्टी हो गया, क्योंकि पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट जो है एक इंडिविजुअल इंसान की प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, वो ऑल ओवर इंडिया के लेवल का इश्यू है। इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट आंसर है, फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स और फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि 8 मार्क्स तक के लिए आता है ज्यादातर। तो उन दो आंसर्स पे सबसे ज्यादा फोकस करना है तुम लोग को, ठीक है। ओके, सो लेट अस सी page 1. Microeconomics and macroeconomics are two main branches of modern economics. The term micro is derived from Greek word micros, which means all small or millionth part. तो millionth मतलब क्या होता है? मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, ठीक है। तो 10 लाख में से एक मीन्स एक बड़े ग्रुप का एक छोटा सा हिस्सा, 10 लाख में से एक लोग है। 10th पार्ट बोल रहा हूं मतलब क्या हुआ, 10 में से एक, ठीक है। 100th पार्ट बोल रहा हूं मतलब 100 में से एक। मिलियंथ पार्ट बोला मतलब 1 मिलियन में से एक। 1 मिलियन मतलब 10 लाख, ठीक है, 10 लाख में से एक, तो उसको मिलियंथ पार्ट बोलते हैं। तो माइक्रो मतलब छोटा ही बोला था ना उसने, तो 10 लाख में से एक उठाओगे तो छोटा ही होगा वो। द वर्ड मैक्रो विच मीन्स लार्ज, these terms were coined by Norwegian economist Ragnar Francis of Oslo University in 1933। तो 1933 में फर्स्ट टाइम ये टर्म्स उन्होंने इंट्रोड्यूस किए एंड ये फिर इकोनॉमिक्स में काफी पॉपुलर बन गए, बिकॉज उसी टाइम पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ये सब बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा था वर्ल्ड वाइड। दूसरे देश भी इसके अंदर स्टार्ट हो गए थे। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में हुआ क्या था कि प्रोडक्शन ज्यादा होने लग गया था, जगह जगह पे, अलग अलग देशों में जगह जगह पे वो लोग क्या कर रहे थे, फैक्ट्रियां डाल रहे थे, मशीनें यूज कर रहे थे। हाथों से काम करने वाले लोगों कम हो गए थे और मशीनें, इंजन, साइंस ये सब यूज करके ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे थे। तो वहां पे फिर इन टर्म्स को इंट्रोड्यूस करना पड़ा, क्योंकि वो ज्यादा स्केल पे काम आने लग गए। Microeconomics, micro means a small part of a thing, तो as I told you 10 लाख में से एक या फिर मिलियन पार्ट जो बता रहे हैं वो लोग, तो स्मॉल पार्ट ही है। माइक्रोइकोनॉमिक्स thus deals with a small part of national economy। तो माइक्रो मतलब क्या था, पूरे का एक छोटा सा पार्ट। तो नेशनल मीन्स ऑल ओवर इंडिया, अगर हमारे देश की बात करें तो उसका एक छोटा सा पार्ट का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है। It studies the economic actions and behavior of individual units such as individual consumer, individual producer or a firm, the price of a particular commodity or a factor etc। तो as you can see इनमें एक चीज पे ज्यादा फोकस किया, इंडिविजुअल। कंज्यूमर भी इंडिविजुअल हो गया, यूनिट भी इंडिविजुअल कंसिडर कर रहे हैं, प्रोड्यूसर भी, फर्म भी इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअली मीन्स एक ही पार्ट को या फिर एक ही चीज को स्टडी करते हैं और उसके बिहेवियर को एक एक करके सबका स्टडी करते हैं, फिर उसको कंबाइन करते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, दो डेफिनेशन है, एग्जाम में कोई एक लिखना होता है। तो आई विल से द फर्स्ट वन, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इन फैक्ट अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमी। माइक्रोस्कोप में हम देखते हैं तो क्या होता है, माइक्रोस्कोप में कोई भी छोटी चीज जो होती है वो हमें बड़ी दिखती है थोड़ी, इजंट इट। तो माइक्रोस्कोपिक स्टडी मतलब क्या हो गया, छोटी चीज को हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे स्टडी कर रहे हैं ताकि वो बड़ा कंसिडर कर सके उसको, ठीक है। नाउ माइक्रो इकोनॉमिक्स ज्यादातर यूज कहां होता है, तो सबसे पहले तो यूज होता है थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग में, कोई भी प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करने के लिए। अच्छा,
लेट्स कंसिडर एन एग्जांपल। अगर मैंने कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया है, लाइक आई एम मेकिंग अ फोन, ठीक है, कोई फोन में प्रोड्यूस करता हूं, मेरी कंपनी स्टार्ट की है, मैंने नया फोन बना रहा हूं। अब नए फोन का प्राइस में कितना रखूं, ठीक है, हर कंट्री का प्राइस अलग अलग है, इजंट इट? सेम जो प्रोड्यूस होगा कहीं पे वो सस्ता बिकेगा, लेकिन अब वही चीज मैं दूसरे देश में जाके बेचूंगा तो वहां के लोग खरीदने के लिए कितने केपेबल है, मुझे तो वो भी पता करना पड़ेगा, इजंट इट? तो उसके लिए एक एक इंडिविजुअल इंसान, ज्यादातर जो मिडिल क्लास सेगमेंट है, वो कितना खरीदने के लिए कैपेबिलिटी रखता है, पहले तो वो जानना जरूरी है, इजंट इट? अगर मेरा टारगेट ऑडियंस ही है कि सिर्फ अमीर लोगों को बेचना है मुझे, तो वो अलग चीज है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इंडिविजुअल अकाउंट पब्लिक के लिए बनते हैं, तो उनका प्राइस क्या रखूं मैं, किस हिसाब से डिसाइड करूं? तो ये हेल्प करने के लिए हमें थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग में माइक्रो इकोनॉमिक्स आता है, ठीक है? इंडिविजुअल कस्टमर का बिहेवियर, इंडिविजुअल बाइंग हैबिट उनकी क्या है, इंडिविजुअल प्रेफरेंस क्या है, क्या क्या चीज यूज करते हैं। और कई बार तो ऐसी भी चीज होंगी जहां पे लोग भले ही महंगा हो लेकिन कैसे ना कैसे वो खरीदने की कोशिश करेंगे। द ग्रेट एग्जांपल ऑफ दैट इज आईफोन। आईफोन सस्ता नहीं आता। ऑफ ऑल द मोबाइल फोन दैट आर अवेलेबल इन मार्केट करंटली, सबसे ज्यादा शायद आईफोन ही महंगा बिकता है। बट ज्यादातर लोग कौन सा फोन लेके घूमना चाहते हैं? आईफोन। लोग ले भी रहे, ईएमआई ऑप्शंस एंड अदर ऑप्शंस आर अवेलेबल, बट प्राइस जो है सिर्फ यही नहीं कि सस्ते प्रोडक्ट का प्राइस, क्योंकि इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करें इसका मतलब ये नहीं सस्ती चीज पढ़ेंगे, हम महंगी चीज भी इंडिविजुअल लेवल पे पढ़ सकते हैं। आईफोन लोग यूज ही कर रहे हैं इंडिविजुअल लेवल पे, लेकिन क्या रीजन है उसका? उस प्रोडक्ट का ब्रांड वैल्यू, इजंट इट? ब्रांड वैल्यू का अपना इंपॉर्टेंस होता है। ओके, सो सेकंड चीज है थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। ओके, तो फैक्टर प्राइसिंग मतलब क्या? फैक्टर्स जिनके ऊपर वो प्रोडक्शन डिपेंड करेगा। तुम कोई भी चीज बनाते हो तो उसमें चार चीजें सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, ये हमने 11th में भी किया है। चार चीजें होंगी तो ही वो चीज प्रोड्यूस की जा सकती है। वो चार चीज हैं, सबसे पहले लैंड, दूसरा है लेबर, तीसरा है कैपिटल, एंड लास्ट इज एंटरप्रेन्योर, ठीक है? तो ये चार चीजों के बिना बिजनेस में कुछ भी प्रोडक्शन करना पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले तो लैंड, ठीक है? आई वाज टेकिंग एग्जांपल कि अगर मैं फोन बनाता हूं तो कहीं तो बनाना पड़ेगा ना, फैक्ट्री डालनी पड़ेगी, ऑफिस डालना पड़ेगा, लैंड, ठीक है? लैंड डजंट एक्चुअली मीन की जमीन ही है, तुम जहां पे प्रोड्यूस करने वाले हो, बनाने वाले, वो जगह को लैंड बोलते हैं, ठीक है? लेबर, अगर मैं फोन बनाने वाला हूं, लोग तो चाहिए मुझे काम करने के लिए। लेबर इंडिविजुअल भी हो सकता है, छोटे मोटे बिजनेस में एक इंडिविजुअल लेबर भी होता है ना, एरिया का चाय वाला, वो नहीं लोगों को रख रहा काम पे, इजंट इट? वड़ा पाव वाला 10-20 लोगों को नहीं रखा हुआ है, वो एक दो जन ही लगे हुए काम पे, तो है तो भी बिजनेस से, बट उसको भी जगह चाहिए, लेबर चाहिए ना काम करने के लिए, या तो खुद करेगा, किसी को हायर पे रखेंगे। इवन फोन भी अगर मैं बना रहा हूं तो मुझे लोग तो चाहिए ना काम करने के लिए, ऑफिस का काम होगा, बनाने का काम होगा। ओके, देन कैपिटल। कैपिटल में क्या आएगा? पैसा या फिर चीजें, ठीक है? जो एसेट्स हम लोग बोलते हैं बिजनेस के। अगर मैं फोन बनाने वाला हूं तो उसके लिए मुझे मशीनें चाहिए, पैसा चाहिए, ठीक है? तो कोई भी ऐसी चीज जो बिजनेस को प्रोड्यूस करने के लिए पैसे के बदले में रिक्वायर्ड है, ठीक है? अगर मैं मशीन भी ला रहा हूं तो मशीन पैसे से आएगी ना, मशीन को बेचूंगा तो पैसा ही आएगा, ठीक है? तो उसको कैपिटल बोलते हैं, ठीक है? फाइनेंस बेसिकली चीजों के लिए, बनाने के लिए। और लास्ट में है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर क्या होगा? जो बिजनेस चलाएगा, संभालेगा, हेड, ओनर जो भी है, ठीक है? उसको एंटरप्रेन्योर बोलेंगे। नॉट एग्जैक्टली ओनर ही होगा ऐसा जरूरी नहीं है, जो बिजनेस का मैनेजर होता है, संभालने वाला होता है, ठीक है? लाइक फॉर एग्जांपल गूगल। गूगल का आज सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। उसने नहीं बनाया गूगल, बट उसको काम पे रखा हुआ है कि तुम संभालो आज, ठीक है? तो ये तीन चीजें यहाँ, सॉरी, चार चीजें हैं। ये चार चीजों पे हमारा फैक्टर डिपेंड करेगा कि प्राइस क्या रखे। अब ये लोग काम कर रहे हैं तो इनको बदले में कुछ पैसा देना पड़ेगा ना। लाइक फॉर एग्जांपल लैंड मेरा खरीदा हुआ भी होगा ना, तो भी मेरा खरीदा हुआ है ना। अब आज बिजनेस बड़ा हो गया, सपोज मैंने तुम 5 लोगों को पार्टनर बना लिए उसके अंदर, तो हम टोटल 6 लोग हैं। ये बिजनेस को स्टार्ट मैंने किया, बनाया मैंने, और आज बिजनेस के बदले में मैंने तुम लोगों को पार्टनर बना लिया, बदले में पैसा ले लिया, ठीक है? अब तक का हिसाब हो गया। अब यहां से आगे जो चलेगा, जमीन तो मेरे नाम पे आज भी, इजंट इट? तो 6 हिस्से में इसका जो भाड़ा है वो जाएगा। तुम 5 लोग जो नया पार्टनर बने हो, तुम्हारे प्रॉफिट में से भाड़े के नाम पे मैं हिस्सा लूंगा, क्योंकि जमीन तो मेरी है। तुम अगर कहीं और भी स्टार्ट करते तो तुम लोग को बिजनेस के लिए भाड़ा तो देना ही पड़ता ना, जगह के लिए, इजंट इट? तो अगर मेरी जगह है तो भाड़े का पैसा मुझे आना चाहिए, गेटिंग? दैट इज लैंड।
लेबर में तो ऑब्वियसली जो वर्कर्स काम करेंगे हमारे कंपनी में, ऑफिस में, उन सबको पैसा देना ही पड़ेगा। कैपिटल पैसा जो लगाया हमने। अब इसमें एक चीज ऐसी होती है कि कैपिटल मैंने लगाया, लाइक फॉर एग्जांपल जियो की बात करते हैं। जियो मुकेश अंबानी ने स्टार्ट किया। मुकेश अंबानी ने जब जियो स्टार्ट किया, सारा का सारा पैसा किसने लगाया? मुकेश अंबानी ने, ठीक है। वो लोन लेके लगाया, कैसे भी किया, उसके पास था या वॉट एवर द वे ही डिड, उसने पैसा लगाया। आज जियो के अंदर और भी पार्टनर है, फेसबुक भी वन ऑफ द पार्टनर्स है जियो में 10% का, और भी कई कंपनियां हैं जो इंटरनेशनली वर्ल्ड वाइड पार्टनर बनी हुई है जियो की। अब कैपिटल जो लगाया था वो मुकेश अंबानी ने लगाया था, फेसबुक और बाकी लोगों ने नहीं लगाया था, इजंट इट? तो वो इतने दिन तक जो उसने पैसा लगाया उसका इंटरेस्ट इनको देना पड़ेगा, क्योंकि अब ये परमानेंट पार्टनर बन चुके हैं, तो उसके ऊपर उनको इंटरेस्ट भी देना होता है। जो ब्याज चल रहा है लोन के नाम पे, कितना पैसा तुमने दिया था तो वो हमारे बिजनेस के लिए लोन हो गया ना, तो वो उसके लिए उसको इंटरेस्ट देते हैं। एंटरप्रेन्योर जो बिजनेस चला रहा है, फेसबुक वाला पार्टनर है, अंबानी भी एक पार्टनर है, बाकी लोग भी हैं पार्टनर, लेकिन संभाल कौन रहा है अभी भी? अंबानी। बाकी लोग नहीं आ रहे संभालने। फेसबुक वाला तो अमेरिका में बैठा है, वो सिर्फ देखता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं, बस मीटिंग्स में मेन में आएगा। वो यहाँ पे आके कंपनी नहीं चला रहा, रोज का झंझट वो नहीं संभाल रहा। तो क्योंकि अंबानी एंटरप्रेन्योर बना हुआ है अपनी कंपनी का, तो यहाँ पे उसको इसके बदले में पगार भी देनी पड़ेगी ना। बाकी लोग तो उतनी मेहनत नहीं कर रहे हैं, एक्स्ट्रा कर रहे हैं, तो ये उसको पगार देते हैं, जी वाले उसको पे करते हैं, ठीक है। तो लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ये चार चीज का डिसाइड करते हैं कि चीज का कितना प्राइस होना चाहिए। कंज्यूमर के बिहेवियर पे तो है ही है कि कंज्यूमर कितना बाय करने के लिए केपेबल है, क्या चॉइसेस है उसका, क्या प्रेफरेंस है, कितना एबिलिटी है स्पेंड करने का, उस पर डिसाइड होगा। और दूसरा किस पे? अब बनाने में ही खर्चा इतना ज्यादा आ जा रहा है, तो मैं फिर कंज्यूमर के हिसाब से बाद में उसके ऊपर का ही सोचूंगा ना कि मेरा प्रॉफिट भी आ जाए इसके अंदर। ये सब मिला के मैंने जो फोन बनाया, सपोज उस फोन का प्राइस जा रहा है 12,000 रुपए टोटल। मार्केटिंग में ऐड भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, मिला मिलो के मान लेते 15,000 तक जा रहा है। अब मैं एक ही फोन पे कम से कम 1,000 रुपए तो कमाऊं, तो मैं कितना 16,000 से नीचे तो नहीं बेचूंगा उसको, इजंट इट? तो मतलब ये फैक्टर्स डिसाइड कर रहा है। अब तुम बोलोगे सर मार्केट में तो उससे भी सस्ता फोन आता है, हाँ तो शायद उनका उतना पैसा नहीं लग रहा होगा ना प्रोडक्शन के लिए, मेरा लग रहा है। तो मैं अपने प्रोडक्शन के खर्चे से तो ऊपर ही पैसा कमाने की कोशिश करूंगा, इजंट इट? मेन गोल वही होता है ना, तभी तुम प्रॉफिट कमा सकते हैं। अदरवाइज जितना तुमने लगाया उससे कम में तुम बेचोगे तो प्रॉफिट क्या कमाओगे? और मेन मोटिव क्या है बिजनेस का? प्रॉफिट कमाना। ओके, सो थर्ड वाला पार्ट जो इसमें वो है थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर में हमें फोकस करना है अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस के लिए, अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस एंड यूटिलिटी, ठीक है। पहली बात तो अलोकेशन मतलब क्या होगा कि कौन सी चीज इकोनॉमी में या वर्ल्ड वाइड, अगर हम चीजें कंसिडर करें तो लिमिटेड है हर चीज, कोई भी चीज अनलिमिटेड नहीं है हमारे पास, ठीक है। इफ यू टॉक अबाउट पेट्रोल एंड डीजल, ठीक है, वो भी लिमिट में ही है, कभी ना कभी तो खत्म हो ही जाएगा। और जो चीज हम बना रहे हैं वो भी चीजें लिमिट में ही है ना, कोई इनफाइनाइट लिमिट तो है नहीं कि कभी खत्म ही नहीं होगा, एवरीथिंग कम्स टू एन एंड। तो यहाँ पे हमें अलोकेट करना है कि किसको कितना देना है कोई चीज, ठीक है। अगर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ये, अगर मैंने सपोज इकोनॉमी में कुछ प्रोडक्शन किया है व्हीट का, गेहूं का और इन सब का, तो उसमें से कितना परसेंट गेहूं कौन से सेक्शन को जाना चाहिए, कौन से टाइप के लोगों को जाना चाहिए, वो हमारा अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस होगा, ठीक है। गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है, स्कीम्स बनाती है, तो गवर्नमेंट पॉलिसी और स्कीम्स के अंदर एक चीज होती है कि इनको नहीं मिलेगा, इनको मिलेगा, ठीक है। लाइक लाड़की बहन योजना गवर्नमेंट ने स्टार्ट की थी, गवर्नमेंट ने हर किसी को नहीं दिया था वो कि कोई भी अप्लाई करो और उसको मिल जाएगा। इवन इन महाराष्ट्र, पहली बात तो जिनको गवर्नमेंट जॉब है वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते थे, जिनके घर में गवर्नमेंट जॉब है। पर अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस है, लेकिन हर किसी के लिए नहीं था। लाड़की बहन योजना में कुछ टर्म्स एंड कंडीशन थे कि इतने साल से महाराष्ट्र में रहनी चाहिए, महाराष्ट्र की सिटीजन होनी चाहिए। लाइक महाराष्ट्र से बाहर भी बहुत सारे हैं जो लेडीज यहाँ पे रह रहे हैं, जो उस एज कैटेगरी में आते होंगे, इंडिविजुअल फैमिली की कैटेगरी में आते होंगे, ठीक है, जिनके हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, बट वो उस कैटेगरी में फिट नहीं होते क्योंकि महाराष्ट्र के सिटीजन नहीं है। तो गवर्नमेंट ने अलोकेट किया कि इनको देना है, इनको नहीं देना है, ऐसे कैटेगराइजेशन कर दिया, ठीक है। तो किसको मिलेगा और किसको नहीं, वो अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस होता है, ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आज मैं एक, जैसे एग्जाम्पल तुमको दिया मैंने, एक फोन की कंपनी स्टार्ट कर रहा हूँ,
मैं अभी नया नया हूं, मैंने कंपनी स्टार्ट ही की है, ठीक है। तो वो रिसोर्सेज अगर मुझे मिलेंगे तो मेरे पास सपोज 1000 फोन बनाने के लिए, 1000 फोन बनाने के लिए मेरे पास सामान था। अब क्योंकि मैं नया नया हूं तो काफी सारी चीजें मुझे पता नहीं है, या फिर मेरी कंपनी नई नहीं है तो हमको इतना सब कुछ आता नहीं है। 1000 में से मान लेते हैं कि हम सिर्फ 900 बना पाए, और कुछ तो वेस्ट भी हो गए ना। परफेक्ट 100% यूटिलाइजेशन कोई नहीं कर सकता किसी भी चीज का, कुछ तो वेस्टेज होता ही है। तो यहाँ पे 1000 में से हम 900 बना पाए, 100 का रिसोर्सेज हमने वेस्ट कर दिया। ऑन दी अदर हैंड एक कोई कंपनी है जो काफी सालों से फोन बना रही है, मान लेते हैं कि वो 995 फोन बना पाएगी क्योंकि उनका काफी साल का एक्सपीरियंस है। तो 95 चीजों का रिसोर्सेज वेस्ट होने से बच गया। मेरे केस में या मेरी कंपनी के केस में 100 रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे थे, यहां पे सिर्फ 5 ही वेस्ट हो रहे। तो ज्यादा बेटर ऑप्शन क्या होगा? 995। एज अ बिजनेसमैन मैं करना चाहूंगा, बट एज अ इकोनॉमी, एज अ देश, हमको क्या वो डिसीजन लेना है जहां पे हमारे रिसोर्सेज कम से कम वेस्ट हो, ठीक है। इसको बोलते हैं अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि किसको देना चाहिए और किसको नहीं। अब गवर्नमेंट ये डिसाइड नहीं कर सकती कि नहीं तुम 900 ही बना पाओगे तो मैं तुमको नहीं दूंगा, क्योंकि लॉस तो मैं बेयर करूंगा। गवर्नमेंट के लिए तो पैसा आ जाएगा, जो चीजें मुझे खरीदनी है उनका पैसा तो मैं देके खरीदूंगा, बनाते टाइम मेरा वेस्ट हो रहा है ना, तो वो लॉस मेरे पे आता है। लॉस मेरे पे आया, आई एग्री, बट चीजें तो वेस्ट हो गई ना, इजंट इट? ओके, नाउ यूटिलिटी का मतलब होता है कितना यूजफुलनेस रहा पब्लिक के लिए और कितना सेटिस्फाइड है पब्लिक उससे, वो सामान यूज करके, ठीक है। नाउ इसमें एक चीज हमको फोकस करना है, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब होता है कितना तुमने एक्सपेक्ट किया था और कितना तुम्हारा बन के आया। नाउ इन दिस केस 1000 में से मैंने 900 बनाए, तो मतलब मैंने कितना 90% एफिशिएंसी दिया। यहां पे 1000 में से 995 बना पाया, मतलब 99.5% एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी मतलब कितना था उसमें से कितना तुमको परसेंटेज के हिसाब से आए, ठीक है। 100% तो कभी नहीं आ सकता, तो कितना परसेंट मैक्सिमम तुम निकाल पा रहे हो उसको एफिशिएंसी बोलते हैं, ठीक है। अब एफिशिएंसी हमें 3 स्टेजेस पे देखनी होती है। एक तो होता है प्रोडक्शन, दूसरा क्या है कंजम्पशन, और दूसरा कंजम्पशन, और तीसरा है ओवरऑल इकोनॉमी। इकोनॉमिक वेलफेयर होगा ना, इकोनॉमिक। तीसरा है ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी। तो प्रोडक्शन में एफिशिएंसी का मतलब क्या, जैसे हमने अभी देखा कि प्रोड्यूस करते टाइम कितना तुम बना पा रहे हो, कितना परसेंट रिसोर्सेज को यूज अच्छे से कर पा रहे हो, वो प्रोडक्शन के टाइम पे एफिशिएंसी हो गया। अब कंजम्पशन में भी एफिशिएंसी इंपॉर्टेंट है, कि मैं रिसोर्सेज दे रहा हूं लेकिन वो वेस्ट हो जा रही है। कंजम्पशन का कि 100% कंज्यूम प्रॉपर्ली नहीं कर पाते कोई भी चीज को, तुम लोग का मोबाइल फोन। हम इस मोबाइल फोन में कितने सारे फीचर्स है, पीपल टेक 30,000 40,000 50,000 तक का लोग फोन ले लेते हैं, लेकिन क्या ही यूज करते हैं उसमें? ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया यूज करेंगे, ठीक है, कॉलिंग के लिए यूज करेंगे, वीडियो कॉल्स के लिए यूज करेंगे, म्यूजिक के लिए यूज करेंगे, फ्लैश लाइट यूज कर लेंगे, कैमरा, फोटोज एंड ऑल। इन 10-15 चीज के अलावा हार्डली एनीथिंग जो अलग इससे कुछ यूज करती है। मेजोरिटी ऑफ द पब्लिक क्या ये 10-15 चीज यूज करती है। तो अगर वो तुम 15,000 20,000 के फोन में लोगे तो वो भी है, 30-50,000 के फोन में लोगे तो भी है, 1-1 लाख के फोन में लोगे तो भी वही यूज कर रहे हैं, ठीक है। यूज करने वाले वही चीजें यूज कर रहे हैं, बट उन मोबाइल्स की और एबिलिटी है, बहुत कुछ कर सकते हैं, है ना, बट तुम 100% उसको यूज नहीं कर रहे। तो कंजम्पशन जो है वो भी 100% एफिशिएंसी पे यूज नहीं हो रहा है। तो ओवर द ईयर क्या होता है, जिन चीजों को यूज नहीं कर रहे हम उनको साइड में कर देते हैं। नेक्स्ट इज ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी, कि जितना पब्लिक के लिए किया है वो सब प्रॉपर्ली यूटिलाइज हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, ठीक है। हम कई बार चीजें बना देते हैं पब्लिक के लिए, बट पब्लिक प्रॉपर्ली यूज नहीं करती। कई चीजें हैं ऐसी, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने गार्डन्स एंड ये सब जो बना के रखे हैं, हर जगह पे प्रॉपर्ली यूज नहीं होते। वी हैव सीन इन मेनी गार्डन्स जो गवर्नमेंट ने बना के रखे, वो वहां पे वो खेलने के लिए और वो सब झूले वूले टाइप डाले हुए होते हैं। इवन हमारे वास्तु में भी है ना, जो वहां पे बच्चे लोग, आंटी लोग, अंकल लोग आके सब एक्सरसाइज करते रहते हैं, यूज करते रहते हैं उनको। वो सेम चीज आई हैड गॉन टू नाने घाट, तो ऑन द वे हमने देखी थी। एक रोड के बाजू में ये छोटा सा ग्राउंड था, वहां पे डाल के रखे हुए थे।
अलोकेट तो कर दिया गवर्नमेंट ने, यूज नहीं हो पा रहा है उधर, और वो बड़े बड़े जंगी खा रहा था। तो गवर्नमेंट को प्रोजेक्ट पास करना था कि इतने इतने लोगों को मिलना चाहिए, इन जगह पे जाना चाहिए, गया वहां पे लग नहीं रहे। आजू बाजू में दूर दूर तक कोई घर नहीं दिख रहा था, ग्राउंड था बट घर भी आसपास में होना चाहिए। लाइक 500-600 मीटर तक तो कोई घर दिखा भी नहीं हमको उसके। अपने यहाँ पे 500-600 मीटर तो दूर है, 5-6 मीटर पे तुमको घर दिख जाएगा, 5-6 मीटर की जगह भी नहीं मिलेगी, इतना क्लोजली घर है। तो रिसोर्सेज का यूजफुलनेस ओवरऑल इकोनॉमी में कैसे हो रहा है, उसको ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी बोल रहे हैं। फाइन। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। दो आंसर मैंने तुमको बताए थे, फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये ज्यादा से ज्यादा 6 से 8 मार्क्स तक के आते हैं, ठीक है। और इसके बेसिस पे कभी कभी पार्ट भी पूछ रहे थे कि कोई 4 फीचर बताओ, बट मोस्टली तुम 8 मार्क्स के हिसाब से प्रिपेयर करो इसको, कि पूरा पूरा 8 मार्क्स से ले आ सकता है। आई थिंक लास्ट ईयर या उसके प्रीवियस ईयर वाले पेपर में आया था ये। फाइन, इनमें से कोई सा तो एक। तो अभी देखते हैं फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक्स। फीचर्स मतलब क्या क्या चीजें हैं उसके अंदर, क्या क्या खासियत है उसकी। तो आई जस्ट राइट वन बाय वन। ओके, तो फर्स्ट फीचर इज माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। अभी हमने बात की कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करता है, इंडिविजुअल कंपनी को, इंडिविजुअल फर्म को, इंडिविजुअल कस्टमर को, इंडिविजुअल घर को, ठीक है, कि उसका क्या इम्पैक्ट होगा और उसके ऊपर क्या क्या हम चेंजेस कर सकते हैं। सेकेंड चीज है प्राइस थियोरी। प्राइस कैसे डिटरमाइन होती है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बेसिस पे या फिर पब्लिक के प्रेफरेंस के बेसिस पे, तो उसको प्राइस थियोरी बोलते हैं कि प्राइस कैसे डिटरमाइन करना है, उसके लिए काम आता है। थर्ड फीचर है पार्शियल इक्विलिब्रियम। तो हमेशा तो बैलेंस नहीं कर सकते, बट जितना हो सकता है वो उसको बैलेंस करने की कोशिश करता है, क्योंकि प्रोडक्शन के फैक्टर्स बदलते रहते हैं, ठीक है। जो चीजें हमने बनाई है वो सब सेम नहीं रहेंगी। आज कोई चीज सस्ती मिल रही है, कल को महंगी हो गई, महंगी थी सस्ती हो गई, तो उसको बैलेंस करने का काम करता है। इक्विलिब्रियम का मतलब ही होता है दो या दो से ज्यादा चीज के बीच में बैलेंस बना के रखना। तो 100% तो बैलेंस बना के रखना पॉसिबल नहीं है ऑल द टाइम। पार्शियली मतलब क्या, जितना हो सकेगा उतना पार्ट बाय पार्ट हम बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, पब्लिक के लिए एंड कंजम्पशन के लिए, प्रोडक्शन के लिए, इन सब चीजों में। तो पार्शियली तुम बैलेंस मेंटेन करते हो उसका, उसके लिए यूज होता है। सर्टेन अजम्पशंस है माइक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करने के लिए, वो चीजें अज्यूम करके चलते हैं। एक अजम्पशन है लाइसेंस फेरी, कि गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं होता इन चीजों में, ठीक है। पब्लिक का चॉइस क्या है, पब्लिक का प्रेफरेंस क्या है, उसमें गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं होगा। इंडिविजुअल यूनिट्स क्या डिसाइड करते हैं, उसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होगा। बट ऐसा नहीं है, कोई इंडिविजुअल कंपनी क्या डिसीजन लेती है वो बहुत हैवीली गवर्नमेंट की पॉलिसीज, रूल्स एंड रेगुलेशन से इन्फ्लुएंस रहता है, ठीक है। नाउ इंडिविजुअल कस्टमर भी क्या बाय कर सकता है क्या नहीं। अब मैं बोलूं मुझे एक बंदूक खरीदनी है, इंडिया में वो सब अलाउड नहीं है, लाइसेंसिंग का प्रोसेस है लंबा चौड़ा। बट इफ यू गो टू यूएस, अमेरिका में जितने मैकडोनल्ड्स नहीं, उससे ज्यादा बंदूकों की दुकान है। इफ यू गो ऑन गूगल मैप एंड सर्च फॉर गन्स के कितने लाइसेंस शॉप्स है, वहां पे मैकडोनल्ड्स से ज्यादा मिलेगा तुमको। वहां पे बहुत कॉमन है कि गवर्नमेंट वहां पे अलाउ कर देती है, पब्लिकली इजी है गन लेना, ठीक है। तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज से इन्फ्लुएंस होता है। बट हम क्या अज्यूम करके चल रहे हैं, हम जब स्टडी करेंगे गवर्नमेंट की पॉलिसीज के बेसिस पे इन्फ्लुएंस जो है वो नहीं देखेंगे, हम इंडिविजुअली स्टडी करेंगे उसको, ठीक है। तो कुछ सर्टेन असम्पशंस है। ओके, नेक्स्ट थिंग, माइक्रो इकोनॉमिक्स यूजेस स्लाइसिंग मेथड। स्लाइसिंग का मतलब क्या होता है, पार्ट बाय पार्ट उसको टुकड़े करना, ठीक है। स्लाइस का मतलब ये होता है ना कि टुकड़ा एक। तो स्लाइसिंग मेथड क्या है कि इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करने के लिए हम लोग एक एक इंडिविजुअली टुकड़े टुकड़े करके चीजों को स्टडी करते हैं। एज यू हैव डिस्कस कि पूरा का पूरा स्टडी नहीं करेंगे, पार्ट बाय पार्ट स्टडी करेंगे ना। तो जहां पे पूरा एक साथ कर रहा है, बड़ा है अगर कंपनी, तो हम क्या करते हैं उसको पार्ट बाय पार्ट स्टडी करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अब बड़े बड़े कंपनीज के जो टैक्सेस होते हैं वो लोग साल में 4 बार टैक्स करते हैं, ठीक है। हर क्वार्टरली जो टैक्स बोलते हैं उसको। तो बड़े बड़े फर्म हो गए, कंपनी हो गए, ये लोग साल में 4 बार करते हैं। तो हम क्या करें, एक ही साल का टैक्स 4 टुकड़े में बांट के फिर उसको स्टडी कर रहे हैं या फिर उसको जमा कर रहे हैं। तो इसमें क्या किया हमने, स्लाइस कर दिया, पार्ट बाय पार्ट डिवाइड कर दिया एंड देन वी आर स्टडीइंग इट। तो दैट इज नोन एज स्लाइसिंग मेथड। सो नेक्स्ट फीचर है कि ये माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है मार्जिनल प्रिंसिपल यूज करता है। नाउ मार्जिनल प्रिंसिपल का मतलब क्या हो गया, सपोज मैं टोटल 10 कंपनीज का इंपैक्ट स्टडी कर रहा हूं। 10 में से मैंने पहले का क्या इंपैक्ट है वो देखा, फिर उसमें दूसरे का क्या इंपैक्ट है वो ऐड करके देखा। अब एक साथ 2 का असर देख रहे हैं हम लोग कि इन दोनों का मिला के कितना हो। फिर मैंने एक और ऐड कर दिया, अब मैं तीनों का स्टडी कर रहा हूं। फिर मैंने एक और ऐड कर दिया,
अब फिर मैं मिला के चारों का स्टडी कर रहा हूं, तो मैं एक एक ऐड करते जाऊंगा जब तक मेरे को जितने स्टडी करने उतने ना हो जाए। तो एक एक को ऐड करने पे टोटल पे क्या क्या असर पड़ेगा उसको मार्जिनल प्रिंसिपल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा है, कौन से टाइप के कस्टमर्स है हमारे पास। ठीक है, टोटल 3-4 कैटेगरी में कस्टमर डिवाइडेड होते हैं। एक जो लग्जरी अल्ट्रा लग्जरी ब्रांड बाय करते हैं, उनको पैसे से मतलब नहीं होता। ठीक है, उनको सिर्फ वो ब्रांड और वो नाम चाहिए कि मैंने वो चीज बाय की। दूसरे होते हैं मिड सेगमेंट वाले, जो कुछ कुछ चीजें ब्रांड की बाय कर लेते हैं और कुछ चीजें लोअर क्वालिटी की भी। ठीक है, जहां इंपॉर्टेंस होगा उस हिसाब से वो वेरी हो जाते हैं। और तीसरी कैटेगरी के लोग आते हैं जो एकदम लोअर कैटेगरी वाले हैं, जो ब्रांड अफोर्ड नहीं कर सकते, बेसिक चीजों में डुप्लीकेट कॉपी और ये सब चलते रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर को एनालाइज करने के लिए इसके अंदर भी और पार्ट्स होते हैं। अब मिडिल क्लास भी बोलेंगे तो मिडिल क्लास सब सेम नहीं है। जो चॉल्स में स्लम्स में रहते हैं वो भी मिडिल क्लास कैटेगरी में आते हैं, जो बिल्डिंग्स में रहते हैं टावर्स में रहते हैं वो भी मिडिल क्लास में रहते हैं, वो अपर मिडिल क्लास हो गए और ये लोअर मिडिल क्लास हो गए। तो मतलब उसमें भी फर्दर कैटेगरी होती है, तो इसमें भी है। ठीक है, तो मार्केट स्ट्रक्चर को एनालाइज करने को, स्टडी करने को कि कैसा कैसा स्ट्रक्चर है मार्केट में कस्टमर्स का, कंज्यूमर्स का, वो इसको हेल्प करता है, उसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स यूज होता है। नेक्स्ट फीचर लिमिटेड स्कोप। नाउ लिमिटेड इसलिए है क्योंकि हर चीज इसमें स्टडी नहीं की जा सकती है। जैसे अगर मुझे नेशनल लेवल का कोई इश्यू है, ओवरऑल प्रॉब्लम है, तो हम लोग इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स यूज नहीं कर सकते। जैसे मुझे अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में स्टडी करना है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट, बट अनएम्प्लॉयमेंट एक इंडिविजुअल इंसान की प्रॉब्लम नहीं है, वो ओवरऑल कंट्री की प्रॉब्लम है, इजंट इट। अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, पॉवर्टी, कोई एक ही इंसान गरीब है क्या, या फिर सिर्फ एक ही ग्रुप ऑफ लोग गरीब है, नहीं। तो ओवरऑल इंडिया में बहुत से लोग हैं जो गरीब है, पॉवर्टी में है, तो उनके लिए हम कंबाइन करके स्टडी करेंगे, ना कि इंडिविजुअल, कि उन सबके लिए हम क्या कॉमन चीजें कर सकते हैं उनको बाहर निकालने के लिए पॉवर्टी से। तो स्कोप लिमिटेड है क्योंकि इसमें हर एक चीज स्टडी नहीं की जा सकती, जो कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, जबकि पॉवर्टी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, इजंट इट, अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, बट वो इसके अंदर स्टडी नहीं हो सकती क्योंकि वो इंडिविजुअल प्रॉब्लम नहीं है, वो ओवरऑल प्रॉब्लम है। ठीक है, तो स्कोप इसका लिमिटेड है। So I hope you are clear with these 8 features. If you have any doubt, you can ask me.